हाँ जी। तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं प्रयास जेई 2.0। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 इस चैप्टर का। तो बताइए भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया हो, एकदम मस्त? यस यस। जो भी पढ़ाया है रिवाइज करके आए हो बढ़िया ढंग से? और सबके हाल चाल बढ़िया? जल्दी बता दो। देखे आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, इसको निपटाएंगे अच्छे से। आओ। सब बढ़िया। ये इस पे चैट कैसे चल रही है? ये ऐसी कैसी आ रही है चैट? हाँ जी। अरे भाई, क्या क्या हाल चाल है? ये चैट आप लोगों की मुझे ढंग से दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्यों भाई? आप लोग मैसेज लिख पा रहे हो क्या चैट में? बताओ। हाँ, अब आ गया, अब आ गया। अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। यस। चलें फिर, करें क्या स्टार्ट हम लोग? तैयार हैं आप सब लोग? बढ़िया हो एकदम, क्या बात है, जोरदार। बस यही चाहिए। ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना? तो भाई लोगों थोड़ा सा ध्यान रखें ठंड का, क्योंकि आपको लगभग 1 महीने बाद, है ना, 1 से 1.25 महीने बाद आपको जेई का एग्जाम देना है ना? जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोगों ने देना है। तो थोड़ा सा, है ना, आपको लग रहा होगा कि आपको ठंड नहीं लगती होगी, है ना? और ये जो उम्र है इसमें थोड़ा सा गलत फहमियां हो जाती हैं, है ना? तो वो बाइक पे बिना स्वेटर पहने, जैकेट पहने, है ना, ओनली टी शर्ट में इधर उधर टफरी नहीं मारनी है। ठीक है? तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। सर्दी का मौसम है। बीमार अगर पड़ गए और यहाँ से अगर मान लो 5-7 दिन की अगर आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, वेस्ट हो गई, तो उसका नुकसान आपको काफी लास्ट तक उठाना पड़ सकता है। यस। हाँ। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें इस बात का, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, है ना? इस समय आपको थोड़ी अपने आप की एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, है ना? एक्स्ट्रा केयर क्यों? क्योंकि इस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते बीमार होना। यस, क्योंकि इस समय बीमार होने का मतलब कम से कम 3 से 4, और अगर मान लो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो 6 से 7 दिन, एक वीक। और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ना तो आप लोग रिवाइज कर पाओगे और ना ही जो आपकी क्लासेस अभी चल रही हैं उनमें कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है ना? हाँ। तो अपना थोड़ा ध्यान रखें। सर थोड़ा ढक के रखें, कान, हाथ, पैर, है ना, इनका थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है? हाँ, चद्दर वद्दर थोड़ा नहीं, मतलब होता है ऐसा, इस उम्र में शौक होता है एक्चुअली। तो क्या होता है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि अरे हमें ठंड थोड़ी ना लगती है ना? कुछ अच्छा पहनना ऐसे बेइज्जती सी फील होती है। हाँ, और राउडी राठौर नहीं बनना, है ना? तो वो उतर जाएगी 2 मिनट में, जिस दिन ठंड लग गई ना, वो जो वो हीरोगिरी है वो साइड में हो जाएगी। तो ध्यान रखें थोड़ा सा, कहने का मतलब ये। यस। हाँ जी, आ जाओ फिर। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस लेक्चर के, वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो तुम्हारा होमवर्क है, खुद से ही करना उसको। ठीक है? और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना? ये मैं आपको सामने सबसे पहले करूंगा। सीएफटी सबसे पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है? सीएफटी सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक? कोई कह रहा है सर गर्ल्स को बोलो, सर वो नहीं पहनती। हाँ, ये अलग चीज है भाई, ये तो तुमने सही बात बोली, ये बात तुमने बढ़िया पकड़ ली। कई बार क्या होता है ना, अभी जैसे ठंड का मौसम है, शादी वादी में आप जाते हो, तो भाई बंदे होते हैं, लड़के और अंकल वगैरह होते हैं, वो मतलब अपने आप को थोड़ा जैकेट कुट कोट कोट वोट कुछ पहन के रखते हैं, है ना, ताकि उनको ठंड ना लगे। लेकिन तुम्हें पता ही है ना, भाई लड़कियों को देख लो, और अगर आंटी वगैरह उनको भी देख लो, वो इतने इतने वो पहनेंगे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, विदाउट स्लीव्स। मैं देखता हूँ भाई साहब, मैं ठंड से ठिठुर रहा हूँ, ऊपर अगर जैकेट भी पहन रहा है और वो मस्त एकदम, और अंदर 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 ठिठुर तो रहे होते हैं, लेकिन वो सामने नहीं दिखाते, है ना? उसके उसके रीजन भी हैं, क्योंकि अगर ऊपर कुछ पहन लिया तो जो, है ना, ड्रेस व्रेस है वो तो छुपी जाएगी अंदर उसके, है ना? तो जो हमने इतना पैसा खर्च किया है ना, वो दिखेगा ही नहीं। तो ये तो रहता है, मतलब इस बात में तो मैं मानता हूँ।
है ना, इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना। इतने कम भाई साहब ठंड में, मतलब बताओ यार, मैं कभी कभी किसी किसी को देख के मुझे दया सी आ जाती है। मैं कहता हूं यार क्यों परेशान होना, इस फैशन में क्या पड़ा है, ये ठंड वंड लग जाएगी, 5-7 दिन बेड पे पड़े रहोगे, क्या फायदा है ना। और मान लो ठंड ना भी लगे, उस समय तो बंदा परेशान हो ही रहा है ना। वो कहीं ढूंढते रहते हैं, कहीं आग वाग दिख जाए तो उसके ऊपर जाके खड़े हो जाए, है ना। एक हाथ में उनके वो गर्म चाय ही रहती है, क्योंकि थोड़ी बहुत उससे उनको गर्मी लगती रहती है ना। तो यार क्या फायदा है ऐसे, मतलब समझदार लोग ऐसे नहीं करते होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप समझदार बनना अगर आप में से भी ऐसा कोई है ना, जो, क्योंकि अभी तो शादी का माहौल है ना, शादियों का सीजन है अभी तो, और इस समय ठंड भी बहुत जबरदस्त पड़ती है। तो ध्यान रखिए, मतलब कहने का ये है ना, आप अगर कुछ ड्रेस वगैरह ऐसी अच्छी लेना चाहते हैं तो ऐसी लें जिसमें ऊपर से जैकेट वैकेट को अकोमोडेट किया जा सके, है ना। हाँ, तो मतलब ठीक है, अब तुम समझ गए हो, आ जाओ पढ़ लेते हैं। तुम बोलोगे सर सुबह सुबह क्या फैशन पे ज्ञान देने लग गए आज। आओ जी, आओ आओ आओ। देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। अरे यार इसमें रोस्टिंग वोस्टिंग कुछ नहीं यार, ये तो सच्चाई है जो मैंने आपके सामने बोली है, बताओ मतलब। हाँ देखो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, ये मैं तुम्हें होमवर्क में देने के लिए लाया हूं। देखो ये 2023 का क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। ये पीवाईक्यूज है, ये वीबीटी पे बेस्ड पीवाईक्यूज है। मैं चाहता हूं आप लोगों को एक बार थोड़ी सी हल्की सी फील आएगी, हाँ किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो इस पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला 2022 का क्वेश्चन है ना, इसको भी आप लोग कीजिएगा। ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन है हर साल के, जिससे आपको आइडिया लगेगा, है ना। जैसे ये वाला 2021 का क्वेश्चन है, आज आपको होमवर्क पहले ही मिल गया, है ना। आज आपको होमवर्क पहले मिल गया, अगली क्लास में इनके बारे, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे पहले, फिर उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ ये लो जी, ये आपके सामने एग्जाम्पल्स थे जो आप लोगों को लिखने, है ना। ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने, डन। हाँ पीवाईक्यूज है, मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना, कि हाँ यार जो हमने पीबीटी पढ़ा है क्या उससे हमारे प्रीवियस इसके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। और अगर मान लो ऐसे खटाक से चुटकियों में हो जाए तो फिर एकदम मजा ही आ जाएगा, तुम्हें लगेगा तो सही मास्टर ने अच्छा पढ़ाया, मतलब, है ना, और तुमने अच्छा भी पढ़ा। आओ आओ, अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। एक बार के लिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। यस, हम लोगों ने सबसे पहली चीज ये पढ़ी थी कि भैया जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं ना। हमने बात करा था कि अगर मान लो आपका मेटल फ्री स्टेट में है, अगर आपका मेटल फ्री स्टेट में है जो तो 3D के सारे ऑर्बिटल्स है ना, फ्री स्टेट में होने का मतलब ये है कि मेटल अभी किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। अब आ जाओ इधर इधर, हाँ जी इधर इधर स्क्रीन पे देखो दादा, यस स्क्रीन पे देखो। तो ये जो 3D ऑर्बिटल्स है इन सबकी एनर्जी सेम है। अगर मेटल कैसा है फ्री स्टेट में, तो इनको हम लोगों ने नाम दिया था डीजनरेट ऑर्बिटल्स। याद है ये चीज? अच्छा, फिर हमने ये भी लिखा था कि जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उसको आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स और एक होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया कि इनके जो लोब्स होंगे वो एक्स और वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, एक्स वाई जेड पे। और ये जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है इनका मतलब ये जो लोब्स होंगे वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगे, है ना। कहां प्रेजेंट होंगे? एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगे। तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। यस यस, बहुत बढ़िया। और देखिए, तो अब देखो हम लोग बात करने वाले थे पोजीशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ए क्यूब। पोजीशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ए क्यूब, मैंने यहां पर लिखवाया था कि जो आपके ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब जो डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं, इनकी जो पोजीशन होती है वो होती है फेस सेंटर के अलावा। और जो बाकी के ऑर्बिटल्स बच गए, जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके जो लोब्स होते हैं वो होते हैं किसकी तरफ? टुवर्ड्स एडजेसेंटर्स। क्या ये चीज को आपने थोड़ा सा 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करी? थोड़ा सा 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करी क्या? ईमानदारी से बताओ। और अगर मान लो विजुलाइज किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर भी कर पाए हो ना तो ये चीज याद भी रख लोगे ना, इससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना, इससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तो देखो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई कहानी है नहीं, बहुत सिंपल चीज है। थोड़ा सा आप 3D में अगर सोच पाओ और ना भी सोच पाओ तब भी ये तो दिखता है ना, सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये तो दिखता है सामने कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो चलो मैं आपके सामने क्यूब बना ही देता हूं आखिरकार। लो जी, ये आपके सामने क्यूब है, जैसा भी बना है इसको समेट लेना बस आप, है ना, हजम कर लेना। ये देखो, मान लेते हैं ये वाली जो एक्सिस है बेटा, है ना, ये जो एक्सिस है ये है एक्स एक्सिस, यस, इसको मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस, है ना, और ये है जेड एक्सिस।
यस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, यस यस यस, तो अरे 3D लाइब्रेरी में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है क्या 3D लाइब्रेरी में, पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं, देखें क्या है 3D लाइब्रेरी में। प्लेन, सिमेट्री, डी बेंजीन, रोल्ड स्लो एटम, लिथियम बैटरी, ये वो फैराडे लॉ, सेकेंडरी प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बेंजीन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, डाल्टन एसोसिएशन, डिसोसिएशन, रेडियल नोड, शेप ऑफ एस एंड डी ऑर्बिटल, डिसॉल्व सॉल्वेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अच्छा, लो 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 लो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ही ज्यादा है इसमें, नहीं है बेटा इसमें, है ना, नहीं है इसमें कुछ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कुछ भी पार्ट नहीं दिख रहा मुझे इसमें। अब ये वाई जेड और ये वाले ऑर्बिटल्स तो पता ही है, इसमें क्या मतलब तुम्हें देखना है, ऑर्बिटल्स तो तुम्हें पता ही है ना। ओह, लो क्लास 12th कर लेते हैं भाई, लो क्लास 12th कर लेते हैं। वॉइड्स, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, आइसोमेरिज्म, वेपर प्रेशर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एचसीपी, मिशेल, रोल्ड्स लॉ, ऑक्टागोनल, रोल्ड्स लॉ, रोल्ड्स लॉ। यार इतना, इतने में मैं समझा देता यार तुम्हें, ऐसे ही तुम लोगों को तो मौका चाहिए, मतलब है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिप्रेशन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इम्प्योरिटी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दादा इतने में तो मैं तुम्हें यार समझा ही देता, इतने में तो। ये भाई अगर नहीं मिला ना, ये देखो नहीं मिला ना, मैं कह ही रहा था तुमसे। हाँ, इतना टाइम खराब करवाया मेरा तुमने। हाँ अब आ जाओ इधर, ये सर्च करो, वो सर्च करो, ये तो इतने में कभी का हो जाता। देखो मान लेते हैं एक्सियल ऑर्बिटल से, मान लेते हैं ये है इसका क्यूब। यार देखो सीधी सी बात है, एक्सियल ऑर्बिटल है मतलब इसके जो लोब्स होंगे एक्स और वाई एक्सिस पे होंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए सोचो, एक बार के लिए सोचो, इसको मैं जेड एक्सिस बोल देता हूं, है ना, इसी से तुम्हें सारी कहानी समझ में आ जाएगी, है ना, इसी से तुम्हें सारी कहानी समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। मान लो तो मैं इसको जेड एक्सिस कह देता हूं और इसको मैं वाई एक्सिस कह देता हूं। तो सुनो, अगर मुझे डी जेड स्क्वायर बनाना हो, डी जेड स्क्वायर का मतलब ये हो गया, डी जेड स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इसके जो लोब्स होंगे वो जेड एक्सिस पे होंगे, है ना, मानते हो क्या इस बात को। तो अब देखो डी जेड स्क्वायर मैं ऐसे बना दूं, जैसे ये वाला फेस सेंटर है, ये वाला फेस सेंटर है, ये देखो ये फेस सेंटर की तरफ लोब है, इस वाले फेस सेंटर की तरफ लोब है, और ये जो आपका रिंग होगा वो प्लेन में होगा, कौन से वाले प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। यस, ये कौन से प्लेन में होगा, इस वाले प्लेन में, जो कि है एक्स वाई प्लेन। तो यार देखो सीधा सा दिख ही रहा है कि भाई इसके लोब्स किसकी तरफ जा रहे हैं। आप जिस रूम में बैठे हो उसी में विजुलाइज कर लो, इस रूम के सेंटर पे खड़े हो जाओ, है ना, सेंटर पे खड़े होके मान लो ऊपर वाली जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है ना, इधर वाली वाई एक्सिस है, इधर वाली जेड एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, कोई भी 3 एक्सिस मान लो। और आप देखो कि जब लोब्स होंगे, जो एक्सिस जो आएगी वो एक्सिस आएगी फेस सेंटर के अलोंग आएगी। सिंपल सी बात है ना यार, भाई ये वाला फेस सेंटर है, एक ये वाला फेस सेंटर है, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला सामने और पीछे वाला। यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या, मेरी बात समझ रहे हो क्या। मान लेते हैं, मतलब ऐसे मान लो, अब मान लो अगर मुझे बनाना हो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यस, अगर मुझे बनाना हो कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझना, हाँ, अगर मुझे बनाना हो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब इसके जो लोब्स होंगे वो एक्स और वाई एक्सिस पे होंगे, मानते हो। तो देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनता है, ऐसे कह सकता हूं क्या मैं, बताओ। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, क्या हुआ इसमें, क्या गलती कर दी, एक्स वाई जेड सही तो है, ये वाली एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस प्लेन से बाहर है ना, जेड एक्सिस प्लेन से बाहर है, जेड एक्सिस इस वाले केस में, पिछली बार अलग बनाया था, इस वाले केस में जेड एक्सिस प्लेन से बाहर है। यस, तो ये जो लोब है देखो किसकी तरफ जा रहा है, फेस सेंटर की तरफ, ये वाला फेस सेंटर की तरफ, ये वाला फेस सेंटर की तरफ, ये वाला फेस सेंटर की तरफ। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या तुम, अरे दादा बोलो ना यार। यस, अब अगर मैं कहूं आपसे डी एक्स वाई, लेट से डी एक्स वाई, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो डी एक्स वाई जो होगा वो इन प्लेन के बीच में होगा। यस, अब समझना, देखो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। मान लेते हैं ये है एक फेस सेंटर यहां पर, है ना, एक है फेस सेंटर यहां, तो दो फेस सेंटर के बीच में, दो फेस सेंटर के बीच में 45 डिग्री पे क्या होता है, दो फेस सेंटर के बीच में 45 डिग्री पे क्या होता है, एच सेंटर होता है। तुम खुद सोच लो भाई, एक ये वाला फेस सेंटर,
एक ये वाला फेस सेंटर, दो फेस सेंटर्स के बीच में क्या होगा, आप जिस रूम में बैठे हो ना उसी में आप विजुलाइज करके देख लो, आपके सामने वाली जो दीवार है उसका फेस सेंटर, आपके जस्ट ऊपर वाली जो दीवार है उसका फेस सेंटर, अब इसके बीच में देखो, बीच में क्या है सर, बीच में है एच सेंटर। कुछ कुछ विजुअलाइज हुआ क्या, जहां आप बैठे हो सामने, जस्ट सामने वाली जो दीवार है उसके फेस का सेंटर, जस्ट ऊपर वाली जो दीवार है उसके फेस का सेंटर, और इनके बीच में क्या आएगा, एच सेंटर आएगा सर। अरे भाई नहीं समझ रहे क्या बात को, ये जो पीछे वाला आपका फेस है इसका सेंटर, ऊपर वाले फेस का सेंटर, ये बीच में क्या आएगा, एच सेंटर आएगा। आया क्या, थोड़ा बहुत फील आया क्या, होता है ना, क्यूब की बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि क्यूब से ही हम लोग सारी कहानी समझेंगे, है ना, क्यूब से ही सारी कहानी समझेंगे, ठीक है ना, यस। तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई जहां आप रूम में बैठे हो, एक्सिस का मतलब एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसका मतलब ही यही हो गया क्या, एक्स वाई जेड एक्सिस का मतलब फेस सेंटर्स, यस, एक्स वाई जेड एक्सिस का मतलब फेस सेंटर, और दो फेस सेंटर जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं उनके बीच में क्या आता है, एच सेंटर आता है। और हमारे जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, वो कहां होते हैं सर, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब इन बिटवीन द फेस सेंटर्स, और फेस सेंटर के बीच में क्या रहता है, एच सेंटर रहता है, ठीक है ना। तो इसको आप डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हो, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल मैंने लिखवा दिया था, यस, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, यह है सर डी एक्स वाई, यह है सर डी वाई जेड, यह है सर डी जेड एक्स, ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, टुवर्ड्स एज सेंटर्स, है ना। इसके जो लोब्स होंगे किसकी तरफ प्रेजेंट होंगे, एज सेंटर की तरफ। और बेटा एक बात बताओ, एज सेंटर कितने होते हैं, 12 होते हैं, यस 12 होते हैं। और अगर मान लो मैं आपसे कहूं एक्सियल ऑर्बिटल्स कहां होंगे, है ना, एक्सियल ऑर्बिटल्स का मतलब हो गया सर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना सर, ये कहां प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे फेस सेंटर की तरफ, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, मैंने बोला भी था एक बार इसको आप लोग रिवाइज करके आना, खुद से सोचने की कोशिश करना, मैंने बता भी दिया अभी, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये पूरे सीएफटी में बहुत काम आएगी। अगर तुम्हें ये पता है कि एक्सियल ऑर्बिटल्स टुवर्ड्स फेस सेंटर, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स टुवर्ड्स एच सेंटर, तो तुम सारे क्वेश्चन कर दोगे बहुत आराम से, बहुत जबरदस्त तरीके से, है ना। अब एक चीज और सुनो मेरी बात, अब एक बार मेरी और सुनना। हम लोगों ने अभी देखा कि भाई ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मेटल अपना फ्री स्टेट में है ना, मेटल अपना कौन सी स्टेट में है, फ्री स्टेट में। अगर मेटल फ्री स्टेट में है तो इसके जो पांचों ऑर्बिटल्स होंगे, पांचों जो डी ऑर्बिटल्स होंगे, इन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी, बताओ तुम खुद। इधर मैं एनर्जी लिख देता हूं, एनर्जी बढ़ रही है ऊपर, इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब सोचो, अब तुम सोचो, ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी तरफ आ रहा है कौन, लिगेंड। इनकी तरफ कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। इनकी तरफ कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। सर अगर लिगेंड आएगा तो लिगेंड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। लिगेंड तो खुद बेचारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, वो तो अपने साथ जेब में लेके घूमता है इलेक्ट्रॉन्स। लिगेंड के खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो सर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इधर से आपका जो लिगेंड है उसने चलना स्टार्ट किया, है ना। अभी मान लो इनफाइनाइट दूरी पे है लिगेंड, जब लिगेंड इनफाइनाइट दूरी पे होगा तो इसके जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है। अब लिगेंड जैसे जैसे मेटल के पास आता जा रहा है, जैसे जैसे मेटल के पास आता जाएगा, लिगेंड के जो डी ऑर्बिटल, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनके बीच जो रिपल्शन होगा वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ेगा, एक बात बताओ, जब रिपल्शन बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, बताओ, जब रिपल्शन बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है। तो होगा क्या, सबसे पहले इसके जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ेगी, एक साथ बढ़ेगी, है ना। इसके जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी एक साथ बढ़ेगी। ये जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी एक साथ बढ़ने का रीजन ये है कि जो अभी लिगेंड का इफेक्ट है, वो सारे डी ऑर्बिटल पे एक जैसा है। मतलब जो लिगेंड है वो सारे डी ऑर्बिटल को एक जैसा रिपेल कर रहा है। तो पांचों की एनर्जी बढ़ेगी लेकिन एक जैसी बढ़ेगी, अभी भी एनर्जी सेम रहेगी। लिगेंड का इफेक्ट
सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स पे सिमिलर है। और उसका रीजन क्या है कि अभी लिगेंड काफी दूर है, मेटल के बहुत ज्यादा पास में नहीं आया है, तो ऐसा लगेगा कि लिगेंड सारे डी ऑर्बिटल्स को एक जैसा अफेक्ट कर रहा हो। तो इनके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी। लिगेंड का ये जो इफेक्ट है, ऐसा उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड का मतलब ये हो गया कि ये जो लिगेंड है वो सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स को सेम तरीके से रिपेल कर रहा है ना, एक जैसा रिपेल कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि जो लिगेंड है वो और मेटल के नजदीक आ गया। अब तो कहता है कि मुझे बॉन्ड बनाना ही है ना। लिगेंड क्या कहता है मेटल को? कि मुझे बॉन्ड बनाना ही है। अब तो मेरी एक बात सुनना, अब तो मेरी एक बात सुनना। मान लेते हैं जो लिगेंड है वो आ रहा है एक्स एक्सिस से, सोच के दे, या फिर जेड एक्सिस से। मान लेते हैं लिगेंड जो है वो कौन सी एक्सिस से आ रहा है? जेड एक्सिस से। मान लेते हैं एक बार के लिए लिगेंड जो है वो जेड एक्सिस से आ रहा है। तो मुझे बताओ ये लिगेंड मेटल के कौन से ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा? बताओ, जल्दी बताओ। अगर लिगेंड जेड एक्सिस से आ रहा होगा तो जो लिगेंड होगा वो कौन से ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा? क्या लगता है तुम्हें? क्या कहता है तुम्हारा दिल और दिमाग? क्या कहता है? बताओ बताओ, कौन से ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा? अरे भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर वो जेड एक्सिस से आ रहा है तो जो उसके रास्ते में आएगा, जो उसके रास्ते में आएगा उन सबको रिपेल करेगा, और सबसे ज्यादा रिपेल रास्ते वाले को करेगा। नहीं क्या? साइड वालों का इफेक्ट उसका थोड़ा सा कम होगा, जो इससे जितना दूर होगा उस पर उसका इफेक्ट उतना ही कम होगा। तो अब अगर लिगेंड जेड एक्सिस पे आ रहा है तो कौन सा ऑर्बिटल है जो इसके रास्ते में आ रहा है? सर डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल आ रहा है, बिकॉज डीजेड स्क्वायर के ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं वो कौन सी एक्सिस पे होते हैं? सर डीजेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस है सर, इसके जो लोब्स हैं वो जेड एक्सिस पे ही होते हैं, और लिगेंड भी हमारा जेड एक्सिस से आ रहा है, लिगेंड भी हमारा जेड एक्सिस से आ रहा है, तो सर डीजेड स्क्वायर को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा। इसका मतलब अब इनमें से जो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज उस पर रिपल्शन सबसे ज्यादा लगा है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अगर डीजेड स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब अब ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं ये डीजनरेट नहीं रहे, इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ गया है, ये स्प्लिट कर गए हैं, एंड दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहीं से इस थ्योरी का नाम पड़ा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मेरी बात समझ में आई? मान लो आपका जो लिगेंड है, मान लो आपका जो लिगेंड है वो एक्स और वाई एक्सिस से आ रहा है। सोच के देखो, लिगेंड जो है वो एक्स एक्सिस से भी आ रहा है, लिगेंड जो है वो वाई एक्सिस से भी आ रहा है। तो आप कहोगे सर वो ऑर्बिटल जिसके लोब एक्स और वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे उसको सबसे ज्यादा रिपेल करेगा आपका लिगेंड, और वो ऑर्बिटल कौन सा होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक लिगेंड 5 डी ऑर्बिटल को एक सिमिलर तरीके से अफेक्ट करेगा, सिमिलर तरीके से रिपेल करेगा, सिमिलर रिपल्शन लगाएगा, तब तक 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी। जब फ्री स्टेट में है मेटल आपका, है ना, जब मेटल आपका फ्री स्टेट में है तो ऑब्वियस सी बात है कोई रिपल्शन नहीं है, तो इसके 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। लिगेंड नजदीक आएगा, अभी भी लिगेंड का जो इफेक्ट है वो सेम है, मतलब सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड है, पांचों की एनर्जी बढ़ेगी, पांचों की एनर्जी बढ़ेगी लेकिन एक जैसी बढ़ेगी। लेकिन अब अगर लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है तो आप लोग बोलोगे वो ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल लिगेंड के नजदीक होंगे, लिगेंड के डायरेक्शन में होंगे, वो ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बाकी की एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाएगी। मैं ऐसे कहूंगा जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाएगी, एंड दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मेरे हिसाब से यहां तक कहानी क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोला जाएगा बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डन? क्लियर यहां तक? अच्छा, तो ये चीज अगर आपने समझ ली तो अब आपको पोस्टुलेट्स बड़े आराम से समझ में आने वाले हैं। मैं चल रहा हूं अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के पोस्टुलेट्स पे। किस पे चल रहा हूं मैं दादा? पोस्टुलेट्स पे। और पोस्टुलेट में देखो, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, हाँ बेटा एंगल वाला भी समझेंगे, एंगल वाला भी समझेंगे, उसकी टेंशन मत लो। मैंने ये कहा जो नजदीक आ रहे हैं, है ना, एंगल जो कम होगा वो नजदीक है, ज्यादा रिपल्शन लगेगा, वो भी समझेंगे। अभी तक मैंने एक हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है ना, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। आओ देखो, ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये जो थ्योरी है ये क्या कंसिडर करती है? सबसे पहली चीज तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जो मेटल और लिगेंड के बीच, मेटल और लिगेंड के बीच
कौन से मेटल और लिगेंड के बीच कौन से इंटरेक्शन को समझाती है, कौन से इंटरेक्शन को मानती है? ये मानती है कि मेटल और लिगेंड के बीच आयोनिक इंटरेक्शन प्रेजेंट है ना। आगे जाके ये इसका ड्रॉबैक भी बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, इसका मतलब ये है कि ये जो थ्योरी है वो मेटल और लिगेंड के बीच जो भी इंटरेक्शन है उसको किस तरह का मानती है? उसको मानती है आयोनिक इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ये किस तरह का मानती है? आयोनिक इंटरेक्शन, ठीक है। और ये थ्योरी ये मानती है कि जो आपका मेटल है, जो मेटल है उस पे चार्ज कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। जो मेटल है उस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जो मेटल है उस पे चार्ज कैसा होगा दादा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। और जो लिगेंड है, जो लिगेंड है उस पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा, है ना। ये थ्योरी क्या मानती है? ये थ्योरी ये मानती है कि जो मेटल है उस पे चार्ज पॉजिटिव है और जो लिगेंड है उस पे चार्ज नेगेटिव है। देखो आपके सामने यही लिखा है, लिखता है कि द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल व्हिच कंसीडर्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयोनिक। आयोनिक इंटरेक्शन मानती है, यस आयोनिक इंटरेक्शन मान ली है प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड, है ना। मेटल और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक चीज देखो, इसने बोला कि जो लिगेंड्स होते हैं उनको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया जाता है, पॉइंट चार्ज की तरह इन केस ऑफ एनायन। देखो अगर मान लो आपका लिगेंड एनायन है, एनायन है तो इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, यस, उसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया जाता है। और अगर मान लो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको क्या माना जाता है? पॉइंट डाइपोल माना जाता है ना। न्यूट्रल अगर लिगेंड है, अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको डाइपोल मानोगे। डाइपोल का नेगेटिव एंड होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है, यस, एक नेगेटिव एंड होगा, एक पॉजिटिव एंड होगा, ये डाइपोल बन जाएगा। और जो नेगेटिव एंड होगा वो किसकी तरफ होगा? मेटल के पॉजिटिव पार्ट की तरफ होगा, है ना, मेटल की तरफ होगा। तो यहां पर भी चेक कर लो, मेटल और जो लिगेंड है उसके बीच आयनिक इंटरेक्शन है, मेटल पे पॉजिटिव लिगेंड पे नेगेटिव, है ना। अगर वो पूरा ही नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर एनायन ही है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और अगर मान लो वो डाइपोल है तो डाइपोल का जो नेगेटिव एंड होगा वो मेटल की तरफ होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होंगे। यस, बात समझ में आई क्या? इन दोनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत है तो बताओ। नोट अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलते हैं, है ना। और वैसे तो शायद मैंने ये आपको लास्ट क्लास में दिया था शायद नोट करने के लिए, यस दिया था क्या? अरे भाई जैसे देखो ना, वाटर है, मान लो वाटर है तो वाटर एक डाइपोल है कि नहीं? इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो इसको माना है पॉइंट डाइपोल, यस। और यहां से ये है मेटल, मेटल पे चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच आयनिक इंटरेक्शंस होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। फिर ये कहता है, ये मैं आपको पॉइंट लास्ट क्लास में समझा चुका हूं कि अगर मान लो आइसोलेटेड गैसियस मेटल है, आइसोलेटेड गैसियस मेटल का मतलब वही फ्री स्टेट, आइसोलेटेड है मतलब अकेला है ना, उसके साथ कोई जुड़ने वाला है ही नहीं, उसने किसी के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश ही नहीं करी है, तो उन सब की एनर्जी है सेम होगी और दे आर डिजनरेट। वो कैसे होंगे दादा? वो कैसे होंगे? डिजनरेट होंगे, है ना। वो कैसे होंगे? डिजनरेट होंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, आज एक बार फिर से हमने डिस्कस कर लिया। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं, है ना। ये भी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं। देखो क्या कहता है कि डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज मेंटेन्ड। डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज मेंटेन्ड का मतलब यह है कि जो आपका डी ऑर्बिटल है उन सबकी एनर्जी सेम है, ठीक है। उनकी कैसी एनर्जी कैसी है बेटा? सेम है। इफ ए स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंड्स द मेटल आयन, मैं आपको बोला ही ना, ये देखो, जब तक आपका जो लिगेंड है उसका इफेक्ट, जब तक लिगेंड का जो इफेक्ट है वो सारे डी ऑर्बिटल्स पे सेम है, तो उसको आपने नाम दिया सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड, है ना। स्फेरिकल सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड, जब तक ऐसा है तब तक तो डीजनरेसी मेंटेन रहेगी। लेकिन लिखता है, however when this negative field is due to ligands in a complex it becomes asymmetrical। अब जो लिगेंड का इफेक्ट है वो सारे डी ऑर्बिटल्स पे सेम नहीं रहता, उसका इफेक्ट अनसिमेट्रिकल बन जाता है। द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज लिफ्टेड, या फिर उनकी डीजनरेसी खत्म हो जाती है। इट रिजल्ट्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। इससे उनके जो डी ऑर्बिटल्स है उनमें स्प्लिटिंग हो जाएगी और उसको नाम दे दिया जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। उसको क्या नाम दे दिया जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? फटाफट बोलो। यार बेटा अब ये इसमें मैं क्या हेल्प करूं यार तुम्हारी? अब बताओ, कब से तुमने ना मतलब
बेटा आप अलग सर से अप्रोच करो, है ना। मेरे मेरे अलग सर मेरे से ज्यादा आपकी बात सुनेंगे, है ना। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके फैमिली में जो भी अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए, है ना। मेरी दुआएं उनके साथ है, तुम्हारे साथ है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इसमें मेरी तरफ से मतलब अलग सर को मैं बताने की बजाय आपकी बात वो ज्यादा सुनेंगे। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें फाइनेंशियली आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप अलग सर को डायरेक्ट मेल कीजिए, है ना। उनका मेल आईडी है, उनके जो सोशल मीडिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। पीडब्ल्यू का जो भी सिस्टम है उसमें, है ना। तो फिर आप जब उनकी इंफॉर्मेशन, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उनको सेंड करेंगे, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अब मैं यहां से अब उनको कॉल करके तो ये शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तुम्हारी, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग अपनी ऐप के थ्रू जा सकते हो या फिर आप मेल कर सकते हो सर को डायरेक्ट, है ना। डन। तो वो मतलब वो आपकी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, मेल कर दो। और जब आप उनको मेल करोगे ना तो मतलब वो समझते हैं सर, इस चीज को समझते हैं कि अगर किसी को एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है तो। और जो आप बोल रहे हो कि इतना बड़ा अमाउंट, मतलब ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 18 से 20 लाख रुपए, है ना। तो इसके लिए ऑब्वियस ही बात है आपसे वो बहुत सारी चीजें मांगेंगे भी। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हैं वो सारा सब कुछ आपसे मांगेंगे भी, ठीक है ना। सर एक रिक्वेस्ट है, हम सब लोग प्लीज आप मंजिल में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर ले लेना, वो चैप्टर हम सब का वीक है। बेटा मैं वो भी लूंगा, केमिकल और आयनिक दोनों मैं ही ले रहा हूँ लड़कियों के पास। अब बताओ यार। डीबीपी सॉल्यूशन बेटा बनाऊंगा, अभी ना थोड़ा सा मेरा बिजी चल रहा है, इस वजह से मैं डीबीपी सॉल्यूशन नहीं बना पाया हूं, ठीक है। हाँ, आओ जी आओ, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। और यही जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस करी है वो इंफॉर्मेशन हमारे बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है ना, वो किस तरह से स्प्लिट होती है ना, वो किस तरह से स्प्लिट होती है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आओ, सबसे पहले मैं लीनियर ज्योमेट्री की बात करूंगा, है ना। हालांकि लीनियर ज्योमेट्री पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हमें, लेकिन लीनियर ज्योमेट्री से माहौल तैयार होगा, है ना। लीनियर ज्योमेट्री से क्या होगा, माहौल तैयार होगा, ठीक है। डन। आओ जी, आओ। लीनियर ज्योमेट्री क्या कहती है, देखो मान लेते हैं लीनियर ज्योमेट्री का मतलब यह हो गया कि आपका यह है मेटल और जो लिगेंड है वो ऐसे आ रहा है ना। लिगेंड इधर से आ रहा है, लिगेंड इधर से आ रहा है, ठीक है ना। जब लीनियर की बात होती है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता, तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि जो एक्सिस होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मानी जाती है, जेड एक्सिस मानी जाती है ना। तो मान लेते हैं ये प्लस जेड से आ रहा है और ये माइनस जेड से आ रहा है ना। जो लिगेंड है वो कौन सी एक्सिस से आ रहा है दादा, जेड एक्सिस से आ रहा है। लिगेंड जो है वो कौन सी एक्सिस से आ रहा है, जेड एक्सिस से आ रहा है, ठीक है। समझ में आई क्या बात, बताओ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से डी ऑर्बिटल की होगी। यस, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से डी ऑर्बिटल की होगी, फटाफट बताओ। अगर वो जेड एक्सिस से आ रहा है तो जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से डी ऑर्बिटल की होगी। भाई देखो ये तो सीधा सा दिख ही रहा है कि भाई जेड एक्सिस से आ रहा है, मतलब जो ऑर्बिटल है ना, एनर्जी ऑर्डर में ऐसे लिख देता हूं इधर, एनर्जी ऑर्डर। सबसे ज्यादा एनर्जी बनेगी सर डी जेड स्क्वायर की। अब बताओ डी जेड स्क्वायर के बाद किसकी होगी एनर्जी, डी जेड स्क्वायर। इसके बाद एनर्जी के ऑर्डर में कौन आएगा, लिगेंड जेड एक्सिस से आ रहा है, तो लिगेंड मुझे बताओ डी जेड एक्स इसके ज्यादा नजदीक है या फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर डी वाई जेड के ज्यादा नजदीक है। खुद सोच के देख लो, खुद सोच के देख लो। सर डी जेड स्क्वायर के तो बिल्कुल नजदीक है ही। डी जेड एक्स का मतलब ये वाली मान लेता हूं एक्स एक्सिस, ये वाली मान लेता हूं जेड एक्सिस, ये है। यस, और लिगेंड जो है वो यहां से आ रहा है, तो कौन कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे। मैं कह सकता हूं कैसे, कितने डिग्री पे बेटा, 45 डिग्री पे। जो आपका डी जेड एक्स ऑर्बिटल का लोब है वो इस लिगेंड की डायरेक्शन से कितने एंगल पे है, 45 डिग्री एंगल पे। और वहीं पर अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल या फिर डी एक्स वाई, ऐसे मान लेते हैं डी एक्स वाई, तो जो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसके बीच में है। तो जो जेड एक्सिस होगा वो जेड एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पे होगा, जेड एक्स और वाई प्लेन से 90 डिग्री के एंगल पे होगा। जो जेड होगा बेटा वो जेड यहां से कुछ आ रहा होगा, 90 डिग्री पे होगा, है ना। जेड यहां है तो वो जो जेड वाला एंगल होगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो मुझे बताओ
हाँ मुझे बताओ कहां पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा? सर नजदीक किसके है? ये जो z एक्सिस से लिगेंड आ रहा है वो नजदीक है सर एक्स जेड के, क्योंकि एक्स जेड के ऑर्बिटल्स के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये एंगल जितना कम होगा दूरियां उतनी कम होगी। सिंपल सी बात है ना भाई, देखो ना ये दो चीज है, इनके बीच एंगल 90 डिग्री का है, ये है मेटल, ये है लिगेंड, ऐसे मान लेते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है और एक ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, सोच के देखो। तो इसका मतलब 45 डिग्री वाला ज्यादा नजदीक है। अभी हम लोगों ने बात करा है ना, अभी हम लोगों ने बात करी कि भाई जो एक्स जेड ऑर्बिटल है या फिर जो वाई जेड ऑर्बिटल होंगे वो इस जेड एक्सिस से 45 डिग्री पे होंगे, और जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और डी एक्स वाई ऑर्बिटल है वो 90 डिग्री पे होंगे। तो सिंपल सी बात है ना यार, जो नजदीकी होगी वो किससे होगी? डी जेड एक्स और डी वाई जेड से। इसके बाद कौन आएगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, है ना। दोनों से सेम ही तो है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भी 90 डिग्री के एंगल पे है जेड, और डी एक्स वाई से भी 90 डिग्री के एंगल पे है जेड। तो दोनों से सेम डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब सेम रिपल्शन तो मतलब उनकी एनर्जी सेम होगी। देखो जरा, ये इस तरह से स्प्लिटिंग होगी उनकी एनर्जी में। बताइए, बताओ। हाँ दोनों ही होगा ना बेटा, डी एक्स जेड और डी वाई जेड दोनों होंगे, और फिर उसके बाद डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई होंगे, है ना। या आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, और यहां जो एंगल बनेगा दोनों केस में वो 90 डिग्री का बनेगा। जब एंगल ज्यादा दूरियां कम, है ना। देखो ये लिखा हुआ बेटा, एंगल ये एक्स जेड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, ये लिखा तो है जेड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है ना। जब क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो, लीनियर ज्योमेट्री में हमेशा इंटरएक्सियल एंगल कौन सी मानी जाती है? जेड एक्सिस मानी जाती है। मेरी बात समझ में आएगी? और इसी को मतलब ऐसे बना दिया जाता है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, है ना। स्प्लिटिंग को आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये वाली जो ये है एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट, है ना। मेटल जो है वो फ्री स्टेट में है। अब इसके बाद जैसे जैसे लिगेंड नजदीक आएगा, इसके जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी बढ़ेगी, लोसर एनर्जी बढ़ गई। लेकिन अभी भी जो लिगेंड फील्ड है वो कैसा है? सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड है, मतलब लिगेंड का जो इफेक्ट है सारे के सारे ऑर्बिटल्स पे सेम है ना, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड है। लेकिन अब क्या होगा? अब इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, है ना। अब जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, और सबसे ज्यादा एनर्जी के ऑर्डर में कौन चला जाएगा? डी जेड स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका डी एक्स जेड, है ना, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। यस, ये जो दो ऑर्बिटल्स होंगे डी एक्स जेड और डी वाई जेड होंगे, इनके बारे में हमें कोई पढ़ना नहीं, मतलब हमें कुछ कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है बेटा ना, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में लीनियर वाला नहीं है एक्चुअली ना। लीनियर वाले पे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है ना। और ये हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, है ना। दोनों की एनर्जी सेम है, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। इस पे एज सच लीनियर वाले पे एज सच क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैं आपको फिर बोल देता हूं, ठीक है ना। एज सच क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैं फिर बोल देता हूं। डन, ठीक है। हाँ, तो मतलब स्प्लिटिंग इस तरह से होगी, और जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर होगा वो ये होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो क्वेश्चन जिस पे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, वो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आइए, हाँ बेटा ये सिर्फ समझाने के लिए था, है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको कि कैसे स्प्लिटिंग हो रही है। जो हमारे काम का है वो है ऑक्टाहेड्रल, फिर उसके बाद है स्क्वायर प्लेनर, और फिर उसके बाद है टेट्राहेड्रल। ये तीन चीजें जो हमें डिटेल में पढ़नी है। देखो सुनो अब मेरी बात, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? सर ये है मेटल, है ना। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, ये है मेटल। लिगेंड कहां कहां प्रेजेंट होता है? 1 2 3 4 5 6। देखो ऐसे तो बनता है ना ऑक्टाहेड्रल, ये सारे के सारे क्या हैं? लिगेंड्स हैं। बताओ, ऐसे तो बनता है ना ऑक्टाहेड्रॉन। सुनिए, मान लेते हैं ये जो प्लेन है सर, ये है एक्स वाई प्लेन, और ये एक्सिस कौन सी होगी? जेड एक्सिस, है ना। ये जो प्लेन है ये है एक्स वाई प्लेन, और ये एक्सिस कौन सी होगी? जेड एक्सिस। तो अब मुझे बताओ लिगेंड कहां कहां से अप्रोच कर रहा है? देखो सर, लिगेंड जो है ना, एक तो प्लस जेड से अप्रोच कर रहा है, इधर माइनस जेड मान लेता हूं, इसको मैं एक्स एक्सिस मानूंगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये एक्स है तो ये एक्सिस वाई एक्सिस होगी, है ना। तो लिगेंड आ रहा है प्लस एक्स से, लिगेंड आ रहा है माइनस एक्स से, लिगेंड आ रहा है प्लस वाई से, तो लिगेंड आ रहा है माइनस वाई से। मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात सही है क्या? लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है, लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है, लिगेंड अप्रोचिंग
कहां कहां से अप्रोच कर रहा है बेटा, है ना, लिगेंड अप्रोच कर रहा है सर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड और माइनस जेड। मैं ऐसे कह सकता हूं अलोंग द एक्सिस। लिगेंड कहां से आ रहा है बेटा, अलोंग द एक्सिस आ रहा है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, जल्दी से बताओ, लिगेंड कहां से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है। क्या बात सही है भाई, ऑक्टाहेड्रॉन तभी तो बनेगा। ऑक्टाहेड्रॉन में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये जो दो आपके बॉन्ड्स हैं ये प्लेन से बाहर की तरफ हैं, और ये 1 2 3 4 ये जो बॉन्ड्स है ये एक ही प्लेन में है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। इसका मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तभी तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। और ये जो जेड एक्सिस है वो इससे परपेंडिकुलर है, सिंपल है ना। तो लिगेंड जो है वो कहां से अप्रोच कर रहा है, वो लिगेंड अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस आ रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे, इधर मैं एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहां पर एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, एनर्जी बढ़ रही है। मैंने यहां पर लिखा है मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल अभी कौन सी स्टेट में है दादा, फ्री स्टेट में है। मेटल अभी कौन सी स्टेट में है, फ्री स्टेट में है। मेटल अभी कौन सी स्टेट में है, फ्री स्टेट में। अब लिगेंड जैसे जैसे अप्रोच करेगा सर, इन सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी। क्या होगा, इन सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन लिगेंड का जो इफेक्ट है अभी भी कैसा है, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड है दादा। कैसा है, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यस। अब जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा, मुझे एक बात बताइए, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी और कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम रहेगी। मुझे बताओ कौन से ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, जल्दी से बताइए, कौन से ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, एक्सियल पे या फिर नॉन एक्सियल पे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यस जल्दी से बता दो, कौन से ऑर्बिटल्स पे ज्यादा लगेगा, है ना। अरे भाई सीधा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है सर। लिगेंड जो है वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, तो जो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस हैं उन सब पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा। और अलोंग द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स बोले तो जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे बोलो ना, सही कह रहा हूं। इसका मतलब सर आप देखो, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी है, ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे सर, ये होंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यस। और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हुई है ये कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में ये जो स्प्लिटिंग हुई है, इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी में स्प्लिटिंग हुई है, ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना, ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इन दोनों की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उसको दिखाया जाता है डेल्टा ओ से। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ओ क्या है, ओ इज ऑक्टाहेड्रल, ओ रिप्रेजेंट्स ऑक्टाहेड्रल। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या लिख सकते हो दादा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यस। क्या लिख सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पढ़ रहे हैं साहब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, है ना। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको बोला जाता है इजी ऑर्बिटल्स, इवनली डिजेनरेट जेरार्ड, और इनको बोला जाता है T2G ऑर्बिटल्स, ट्रिपली डिजेनरेट जेरार्ड, है ना। जेरार्ड नॉन जेरार्ड क्या होता है ये हमें अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ आप। यस बेटा, ये जो ऑर्बिटल्स है इनकी जो एवरेज एनर्जी है, ये जो मैंने आपके सामने लाइन बना रखी है ना, ये एवरेज एनर्जी। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको बोला था बारी सेंटर, है ना, जीरो एनर्जी मानी जाती है इसकी। इसको क्या बोला जाता है, बैरी सेंटर। दिस इज नोन एज बैरी सेंटर। यस यस यस, क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आई क्या, बोलिए बोलिए। अब ये 0.6 0.4 अभी नहीं बताऊंगा, है ना, 0.6 0.4 आगे बताऊंगा। मुझे तो ये बताओ यहां तक तुम्हें चीज समझ में आई क्या, मुझे तो ये बताओ कि यहां तक आपको चीज समझ में आई क्या। हाँ जल्दी से, अगर समझ में आया तो डन लिखना बेटा, आगे चलते हैं फिर। समझ में आया तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। किसकी एनर्जी बढ़ेगी किसकी कम होगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इतनी सी चीज है ना। और एनर्जी बढ़ने का रीजन मैंने आपको बता दिया, एनर्जी कम होने का रीजन बता दिया, है ना। कौन से की ज्यादा बढ़ेगी वो भी आप लोगों ने डिस्कस कर लिया हमने, है ना। ठीक है आगे चलें क्या। बैरी सेंटर, कुछ जगह पर इसको BARI भी लिखा होता है ना, बैरी सेंटर। क्लियर है क्या, यस 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 यस, पक्का डन, आगे चलें यहां तक। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये एनर्जी का सीक्वेंस हो गया। अब देखो आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी,
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। किसकी बात करते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। अब सुनना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं। यस, हाँ देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है। अगर मैं क्यूब में दिखाऊं ना आप लोगों को, सुनना, क्यूब में, अगर मैं क्यूब में दिखाऊं ना, तो सॉलिड स्टेट में ये चीज पढ़ाई जाती है। सॉलिड स्टेट में आप लोग टेट्राहेड्रल वो पढ़ते हो और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ते हो, याद है? तो वहां पर ये चीज बताई जाती है कि अगर मान लो क्यूब आप बना लो, क्यूब आप बना लो, यह है क्यूब, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब हो गया जो लिगेंड है वो ऑल्टरनेट कॉर्नर से अप्रोच कर रहा है। लिगेंड यहां से आ रहा है, एक ऑल्टरनेट कॉर्नर ये हो गया, एक ऑल्टरनेट कॉर्नर ये हो गया, और एक ऑल्टरनेट कॉर्नर ये हो गया, है ना? और देखो अगर इन सारे आप इनको मिला दो ना तो एक ऑक्टाहेड्रॉन बन जाता है इस तरह से। ऑक्टाहेड्रॉन नहीं, टेट्राहेड्रॉन, ऐसे। और वहां पर बोलते थे कि इस टेट्राहेड्रॉन के अंदर, इस टेट्राहेड्रॉन के अंदर सेंटर पे जो वॉइड प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना? टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं पढ़ा? अच्छा अच्छा, सॉलिड स्टेट आप लोगों ने नहीं पढ़ाया क्या अभी? अच्छा, वो सिलेबस से हट गया, मेंस के सिलेबस से, ऐसा? हा, बात तो सही है आप लोगों की। हाँ, मेंस के सिलेबस से हट गया वो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो मान लो, है ना? हाँ कोई बात नहीं, ये मान लो कि जो आपका लिगेंड है, जो लिगेंड है वो कहां से आ रहा है? लिगेंड आ रहा है सर ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट कॉर्नर से। लिगेंड अप्रोचिंग किस साइड से है? लिगेंड किस साइड से अप्रोच कर रहा है? ऑल्टरनेट कॉर्नर से, है ना? हाँ, तो यहां 12th में पढ़ा होगा, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो 12th में पढ़ा होगा, है ना? और इसको ऐसा क्यों बोला है? इसको ऐसा क्यों बोला है? ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर आप इन चारों पॉइंट्स को मिला दोगे ना, अगर आप, ओहो सेम ही यूज किया मैंने, है ना? इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोला है ना? क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? बिकॉज इनको अगर आप मिला देते हो, इनको अगर आप मिला देते हो ना, तो एक थोड़ी सी आप देखना जरा, आपको फील आ रही है क्या टेट्राहेड्रॉन की? देखना जरा, क्या फील आ रही है क्या टेट्राहेड्रॉन की? बस फील ही लेना, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत, है ना? है ना, घबराना मत। इसको अगर आप थोड़ा सा 3D में देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा ऐसा टेट्राहेड्रॉन जैसा दिखेगा, और इसका जो सेंटर होगा यहां पर वॉइड प्रेजेंट होती थी जिसको आप लोग टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ते थे, है ना? हाँ, तो ये है, देखो हल्का सा दिख तो रहा होगा तुम्हें कि हाँ सर टेट्राहेड्रॉन जैसा दिख रहा है, ठीक है ना? और अगर नहीं भी दिख रहा कोई बात नहीं, तुम बस ये ध्यान रखो, है ना, तुम बस ये ध्यान रखो कि लिगेंड जो है वो कॉर्नर से आ रहा है ना? लिगेंड ऑल्टरनेट कॉर्नर से आ रहा है, इतना ध्यान रखो। कहां से आ रहा है? ऑल्टरनेट कॉर्नर से आ रहा है। मैं एक बार के लिए वापस हटा देता हूं ये सब कुछ, है ना? लिगेंड कहां से आ रहा है? ऑल्टरनेट कॉर्नर से आ रहा है, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, सुनना मेरी बात। अगर मान लो ये जो एज लेंथ है इसको मैं ए मान लेता हूं, इस एज लेंथ को कितना मान लेता हूं दादा? ए मान लेता हूं। तो मुझे एक बात बताओ तुम, मुझे एक बात बताओ तुम, इस कॉर्नर से ये जो एज सेंटर है इसके बीच की दूरी कितनी है? और ये जो कॉर्नर है इससे ये जो फेस सेंटर है इसकी दूरी कितनी है? ये दोनों दूरियां बता दो आप तो बस मुझे, हाँ ये दूरियां बता दो। सर आज आप बड़े शरीफ लग रहे हो। बेटा मैं तो शरीफ ही हूं यार, बताओ मतलब। आज टॉपिक थोड़ा ऐसा पढ़ रहे हैं ना, सीएफटी बहुत जबरदस्त टॉपिक है, थोड़ा सा इसको सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है और सीरियस होकर ही पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो ये टॉपिक उड़ जाता है, समझ में नहीं आता। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, वापस बता देता हूं, इस कॉर्नर से फेस सेंटर की दूरी कितनी है और इस कॉर्नर से एज सेंटर की दूरी कितनी है ना? ये तो मानते हो ना? अगर ये वाली डिस्टेंस ए है तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस रही होगी कितनी रही होगी? a/2। यस, मैं लिख सकता हूं ना ऐसा, डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर, डिस्टेंस ऑफ एज सेंटर फ्रॉम द कॉर्नर, है ना? वो कितनी है सर? a/2। अब मुझे ये बताओ, तो ये बता दो लगे हाथ, डिस्टेंस ऑफ फेस सेंटर, डिस्टेंस ऑफ फेस सेंटर फ्रॉम द कॉर्नर वो कितनी है? वो कितनी है? a/√2। कितनी है? a/√2। सर कैसे पता लगा आपको? अरे भाई ये क्लास, ये छोटी क्लासेस में बचपन में आप लोग पढ़ते थे कि जो क्यूब होता है उसका फेस डायगोनल
जो क्यूब होता है उसका फेज डायगोनल का लेंथ होता है √2a, है ना, मतलब यहां से लेके यहां तक ये है फेज डायगोनल। ये जो फेज डायगोनल है इसका लेंथ है √2a, और इसका आधा कितना हो जाएगा, √2a/2, मतलब a/√2। यस, यही हो जाएगा ना। अरे बोलो ना। और जो बॉडी डायगोनल होता था, इसका बॉडी डायगोनल होता था सर, उसकी लेंथ होती थी कितनी, √3a, उसका आधा √3a/2, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। अरे भाई ये बताने की जरूरत है क्या, एक बार बताना, ये बताने की जरूरत है क्या फेस डायगोनल का लेंथ √2a कैसे आया। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आ रहा हो, सर ये कहां से आया। यस, ये फेस डायगोनल √2a कैसे आया, ये बताने की जरूरत है क्या। जिसको बताने की जरूरत है, देखो मैं एक बार फटाफट से बता भी देता हूं, है ना। फिर कोई कहेगा सर पैसे तो हमने पूरे दिए थे, है ना, जितने आपने मांगे थे उतने दिए थे, आपने ये चीज बढ़ाई नहीं हमें, है ना। बताओ, आजकल भाई भरोसा नहीं है लोगों का, जनता कुछ भी बोल देती है। देखो ये है फेस डायगोनल, है ना, इसको मैं लिख देता हूं ए, ये है बी और ये है सी। ये जो एज लेंथ है कितना है ए, ये वाला एज लेंथ भी कितना है ए, है ना, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो ये जो AC स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यस, AB कितना है A स्क्वायर, ये भी कितना है A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितना आ गया सर, ये आ गया 2A स्क्वायर। तो जो AC होगा वो कितना आ गया, √2a। और सर AC है, इसी को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज फेस डायगोनल, इसी को क्या कहा जाता है, फेस डायगोनल कहा जाता है ना, क्लियर। तो अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी दूरी कम है, a/2 कम है या फिर a/√2 कम है, a/2 कम है या फिर a/√2 कम है। a/2 0.5 से आएगा और √2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है। तो सर ये वाली जो डिस्टेंस है ये कम है ना, ये वाली डिस्टेंस क्या है, कम है, कम डिस्टेंस है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, a/√2 बड़ा नंबर आएगा, a/2 छोटा नंबर आएगा। अब मुझे एक बात बताओ सर, फेज डायगोनल जो फेज का जो सेंटर था उस पे कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट था, बताइए। जो फेज का सेंटर था, जो फेज का सेंटर था उस पे कौन से ऑर्बिटल के लोब आ रहे थे, सर उस पे आ रहे थे इजी ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल्स के लोब प्रेजेंट थे फेज सेंटर पे। और एज सेंटर पे कौन से लोब आ रहे थे, एज सेंटर पे आ रहे थे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। दूरी कौन सी कम है, कॉर्नर से जो एज सेंटर है उसकी दूरी कम है। यस, अगर ये दूरी कम है इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं लिगेंड से नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की दूरी कम है। अरे सर ये तो बड़ी बात बोल दी आपने, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि लिगेंड से जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है उनकी दूरी कम है, लिगेंड से जो एक्सियल ऑर्बिटल्स के लोब है उनकी दूरी ज्यादा है। अरे बोलो यस, ये तुमने बात समझ ली क्या, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ गई क्या कि लिगेंड से जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनके लोब्स की दूरी कम है और जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनके लोब्स की दूरी ज्यादा है। इसका मतलब जो लिगेंड होगा आज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगा, एक्सियल ऑर्बिटल्स को कम रिपेल करेगा। क्या ये बात तुमने समझ ली क्या, यस बोलो, कितनी आसान चीज है। अगर तुम्हें यह पता हो कि एक्सियल ऑर्बिटल्स कहां होते हैं और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कहां होते हैं, यस अगर तुमने समझ ली तो अब देखो मैं फटाफट से इसमें भी स्प्लिटिंग लिख देता हूं, है ना। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया, इधर एनर्जी बढ़ रही है, यस ये हमारा जो मेटल है दादा वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। अब इसके बाद सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड में सबकी एनर्जी बढ़ेगी, है ना। यहां जो लिगेंड है वो कैसा है, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड है, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड, यस ठीक है। और अब देखो ये हो गया बारी सेंटर। अब की बार किसकी एनर्जी बढ़ेगी, सर अब की बार एनर्जी ज्यादा होगी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की, है ना। और किसकी एनर्जी कम होगी, वो होगी एक्सियल ऑर्बिटल्स की, है ना। ये कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, dx² y² और dz²। और ये कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, dxy dyz एंड dzx। बताइए, बोलो बोलो, कोई परेशानी है क्या इसमें, नहीं है ना। और इन दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको बोला जाएगा टी, है ना। टी से दिखाया जाता है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको मैं क्या लिखूंगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। डेल्टा टी से दिखाया जाता है इसको, किसे दिखाया जाता है, डेल्टा टी से। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है तो वो मुझे बता सकता है ना, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
बताइए किसी को कोई भी दिक्कत है किसी चीज में फटाफट से बता दे, और अगर समझ में आ गया यहां तक तो डन लिख दो भैया, थम्स अप कर दो भाई, थम्स अप कर दो कि सर यहां एकदम एकदम जोरदार ढंग से समझ आया यहां तक। यस क्लियर है ना। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज आप लोग चाहो तो वो भी ध्यान में रख सकते हो, कुछ लोग इसको एक और तरीके से भी पढ़ाते हैं, है ना। हाँ, कुछ लोग इसको इस तरह से भी बताते हैं। देखो सुनो, ये एक लिगेंड है ना, यहां पर मान लेते हैं आपका सेंटर है, तो ये दूसरा ये आपका मेटल यहां प्रेजेंट होगा, और ये है दूसरा लिगेंड, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप ना एक रूम के सेंटर पे खड़े हो जाना, एक कॉर्नर और उसका दूसरा ऑल्टरनेट कॉर्नर, है ना, एक कॉर्नर और उसका दूसरा ऑल्टरनेट कॉर्नर। तो लिगेंड मेटल लिगेंड, इसके बीच ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा, 109.28। ऐसे लिख सकता हूं क्या, 109.28 लिख सकता हूं ना भाई। इस वाले लिगेंड, ऐसे बोल दो, ये वाला लिगेंड, ये वाला मेटल और ये वाला लिगेंड, इसके बीच जो एंगल है वो कितना है, ये वाला जो एंगल होगा बेटा कितना होगा, 109.2 होगा। यस 109.28 होगा ना। मतलब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, जैसे मान लो यहां पर है आपका मेटल, है ना, मैं ऐसे मान लेता हूं, यह है एक लिगेंड L1 और यह है दूसरा लिगेंड L2। तो जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो सर ये वाला जो बॉन्ड एंगल है कितना होता है, ये वाला बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री का, 109.28 डिग्री का। यस अब सुनना सर, होता क्या है, ये जो हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाले एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। सर ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एक्सियल ऑर्बिटल्स की दूरी, ये कौन से ऑर्बिटल है, यहां पर एक्सियल ऑर्बिटल के लोब होंगे, इनकी जो एंगल होता है वो आधा होता है 109.28/2। ये एंगल किस किस के बीच, लिगेंड यहां पर है मेटल, लिगेंड मेटल और एक्सियल ऑर्बिटल के बीच एंगल होता है 109.28 डिग्री का, है ना। इसको मैं लगभग 55 डिग्री मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, लगभग 55 डिग्री, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं ऐसे कहूं कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ये है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल मान लेते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है लगभग, अगर ये लगभग 55 डिग्री का है, अगर एग्जैक्ट निकालना हो तो 109.28 को 2 से डिवाइड कर देना, ये वाला एग्जैक्ट एंगल आ जाएगा 54 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। मैंने मतलब यू मान लो लगभग 55 डिग्री लिख दिया। और अगर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की बात करूं तो 90 में से इसको माइनस कर देना, लगभग 35 डिग्री आएगा, है ना। लिगेंड मेटल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के बीच एंगल होता है 35 डिग्री। इसका मतलब जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं वो लिगेंड के ज्यादा नजदीक हैं, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो लिगेंड से थोड़े दूर हैं। एंगल ज्यादा है, यहां एंगल कम है, इसी वजह से एक्सियल पे रिपल्शन कम लगेगा, नॉन एक्सियल पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा। और स्प्लिटिंग एनर्जी अगर आप बात करोगे तो एक्सियल की एनर्जी कम होगी, नॉन एक्सियल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो मैंने ये वाला जो मेथड बताया ये सबसे अच्छा मेथड है ना, समझने का सबसे अच्छा मेथड ये है। आप डिस्टेंस, हमें पता होती है, डिस्टेंस निकाली, हमने कह दिया नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स नजदीक है, एक्सियल ऑर्बिटल दूर है, तो नॉन एक्सियल की एनर्जी ज्यादा होगी, सिंपल है ना, सिंपल। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर लिखा हो, कहीं पर अगर आप ऐसा लिखा हुआ देखो तो घबराना नहीं है ना, कि यार ये वाला एंगल कैसे आ गया, ये ऐसे ही आता है, आप ऐसे मान लो, है ना। मतलब एक्चुअली होता क्या है, ये लिगेंड है, ये मेटल है और ये लिगेंड है, ये जो एंगल है ये है 109.28 और इसके जस्ट बीच में आता है फेस का सेंटर, फेस का सेंटर जस्ट बीच में आएगा। और फेस सेंटर पे कौन सा, और सॉरी एज सेंटर बीच में आता है। एज सेंटर पे कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, एज सेंटर में हमारे प्रेजेंट है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, है ना। तो वो जो एंगल है वो हम लोगों ने इधर देख लिया, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के साथ 35 डिग्री का एंगल आता है, ठीक है ना। 90 में से 55.5 को माइनस कर दो, क्लियर। चले आगे चले, ठीक है जी, आगे आओ। चलो ये एक तरीके से हमें ध्यान में रखना था, हमने पहले वाले मेथड से सीख लिया, ठीक है। आओ अब और देखते हैं, बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की, है ना, बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की। बहुत बढ़िया, आइए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की बात करते हैं। देखो सुनना मेरी बात अच्छे से, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब ये हो गया मेटल, सारे के सारे जो लिगेंड है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है ना। स्क्वायर प्लेनर का मतलब यही हो गया, ये लिगेंड, ये रहा लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड, ठीक है ना, ये रहा, ये बन गई हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। ये जो प्लेन है
ये है एक्स वाई प्लेन, है ना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है उसको हम लोग जेड मानते हैं। तो ये जो प्लेन है इसको कौन सा मान लिया हमने, एक्स वाई प्लेन। ये जो प्लेन है कौन सा बेटा, एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब जो लिगेंड का अप्रोच, लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो कौन कौन सी डायरेक्शन से कर रहा है सर, लिगेंड अप्रोच कर रहा है प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। यस, मैं सही कह रहा हूं क्या? यहां पर जो लिगेंड अप्रोचिंग है, लिगेंड जो है बेटा वो अप्रोच कर रहा है किस किस एक्सिस से भाई, तभी तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। लिगेंड अप्रोचिंग, यस लिगेंड अप्रोचिंग फ्रॉम, बताइए जरा कौन कौन सी एक्सिस से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो मुझे बताओ जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी में स्प्लिटिंग होगी, है ना, एक बार के लिए मैं अगर सीधा सीधा एनर्जी का ऑर्डर लिखूं ना, पहले स्प्लिटिंग डायग्राम बाद में बना लेंगे, तुम अपना दिमाग लगा के मुझे ये बता दो ऑर्डर ऑफ एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की आएगी, तुम तो बस ये बता दो मुझे। लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो एक्स और वाई एक्सिस से कर रहा है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी का, या फिर सीक्वेंस ही बता दो चलो एक बात के लिए, है ना, थोड़ा सा सोच के सीक्वेंस बताओ, देखें कि ये सर ये सीक्वेंस बन जाएगा। यस, थोड़ा सा सोच के सीक्वेंस बताओ, देखें जल्दी से बताओ सीक्वेंस एनर्जी का क्या होगा। हाँ जी, क्या लगता है भाई, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो बढ़ेगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि लिगेंड एक्स वाई एक्सिस से आ रहा है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लोब भी एक्स और वाई एक्सिस पे होते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब इसके बाद किसकी आएगी ये बताओ। अब इसके बाद कौन आएगा, अब इसके बाद कौन आएगा भाई, ये तो सीधी सी बात है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस लिए बढ़ी है, क्योंकि अलोंग दी एक्सिस है ना, अलोंग दी एक्सिस है इस वजह से। अब तो तुम मुझे ये बताओ इसके बाद कौन आएगा एनर्जी में, इसके बाद कौन आएगा सर, इसके बाद ना डी एक्स वाई आएगा, इसके बाद कौन आएगा, डी एक्स वाई आएगा। सर कैसे, डी एक्स वाई क्यों आ रहा है, देखो सुनो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, डी एक्स वाई जो है वो यहां है, यस डी एक्स वाई यहां है, और जो लिगेंड है वो एक्स और वाई एक्सिस से आ रहा है। इसका मतलब लिगेंड और इस ऑर्बिटल के बीच जो एंगल कितना है, 45 डिग्री है। यस, एंगल कितना है, 45 डिग्री है, और इसी प्लेन में प्रेजेंट है, सेम प्लेन में है, 45 डिग्री का एंगल है डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अब डी एक्स वाई के बाद कौन आएगा, डी एक्स वाई के बाद कौन आएगा बताओ, डी एक्स वाई के बाद कौन आएगा सर, डी एक्स वाई के बाद आएगा डी जेड स्क्वायर। अब जैसे डी जेड स्क्वायर आता है ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर ये कैसे आ गया, सर डी जेड स्क्वायर कैसे आ गया, है ना, सर डी जेड स्क्वायर आने का क्या रीजन है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, डी जेड स्क्वायर इसलिए आया है बिकॉज यह है जेड एक्सिस, यह है जेड एक्सिस, और यह डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में जो रिंग होती है ये वाली, ये जो रिंग होती है ये कौन से प्लेन में होती है, एक्स वाई प्लेन में होती है। ये जो रिंग होती है दादा ये कौन से प्लेन में होती है, एक्स वाई प्लेन में होती है ना। तो जो रिपल्शन लगेगा डी जेड स्क्वायर पे वो किसकी वजह से लग रहा है, वो लग रहा है इस रिंग की वजह से, क्योंकि ये जो रिंग है वो एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, और आपका जो लिगेंड है वो कौन सी एक्सिस से आ रहा है, एक्स और वाई एक्सिस से आ रहा है। यस यस यस, बहुत बढ़िया। अब सबसे लास्ट में जो आएगा वो होगा सर डी जेड एक्स और डी वाई जेड, है ना, डी जेड एक्स और डी वाई जेड, है ना, ये है सर रिंग इन एक्स वाई प्लेन। इस वाले में क्या है, इसका रीजन क्या है कि जो रिंग है डी जेड स्क्वायर में वो कहां है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, वो कहां है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, वो कहां है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। बताओ क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, है ना भाई। ये जो डी एक्स जेड है, सोच लो मैं डी एक्स जेड बनाऊं ऐसे, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, है ना, डी एक्स जेड जो होगा वो यहां होगा, यस डी एक्स जेड जो होगा वो यहां होगा, मतलब ये है एक्स जेड प्लेन में, और जो आपका लिगेंड आ रहा है वो एक्स और वाई एक्सिस से आ रहा है। सर यहां पर भी एंगल 45 का ही बन रहा है ना, इसके साथ अगर आप देखोगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है, ये एक्स जेड है और जो लिगेंड है वो एक्स वाई है। एक्स जेड और एक्स वाई प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 45 डिग्री है लेकिन प्लेन चेंज हो गया, यहां पर 45 डिग्री सेम प्लेन, रिपल्शन ज्यादा। क्लियर है क्या, भाई लोगों को बोलना पड़ेगा, क्या ये बात क्लियर है क्या, अरे समझ गए क्या,
यस, तो यूं मानो, आप यूं मानो कि जो हमने ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग करी थी ना, जो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग करी थी ना, इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये जो डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, इनमें फिर से स्प्लिटिंग हो जाती है ना, ये फिर से स्प्लिटिंग हो जाती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे ज्यादा चला जाता है ना, और फिर उसके बाद डी एक्स वाई आ जाता है, डी एक्स जेड। इसमें मैं अगर आपसे थोड़ा सा और, मैं देखो थोड़ा मैं और बना ही देता हूं ये वाला डायग्राम, और डायग्राम बना के मैं एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा आपको यहां से, ठीक है। आओ देखो डायग्राम बना ही देते हैं, डायग्राम बना ही लेते हैं। यहां पर हम लोग एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहां हम लोगों ने लिखा है कि जो आपका मेटल है वो फ्री स्टेट में है ना, ये हमारा जो मेटल है वो किस में है, फ्री स्टेट में है, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स है। फिर उसके बाद इन सब की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, इन सब की एनर्जी बढ़ी। सर ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड, है ना, एनर्जी बढ़ी है लेकिन अभी भी एनर्जी सेम है, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड, ठीक है। अब देखो सर, इनकी जो एनर्जी होगी उसमें स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, इनकी एनर्जी जो है इसमें स्प्लिटिंग होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी जाएगी बताओ, सबसे जो ज्यादा एनर्जी है वो किसकी जाएगी सर, सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यस सर। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा इसमें, इसमें आएगा सर डी एक्स वाई, फिर आएगा कौन, डी जेड स्क्वायर, और सबसे नीचे है कौन, डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड, ठीक है। सुनो, यहां पर, यहां से लेके यहां तक ये वाली जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा एसपी, यस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको क्या बोलोगे आप लोग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, है ना। एसपी यहां पर किसको बता रहा है, स्क्वायर प्लेनर को बता रहा है, यस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब समझना, ठीक है, मैं हाँ मैं देख लू, ठीक है, हाँ अब सुनना मेरी बात। यहां पर जो एनर्जी का डिफरेंस है, मान लेता हूं यह है डेल्टा वन, यहां पर जो एनर्जी का डिफरेंस है यह है डेल्टा टू, और यहां पर जो एनर्जी का डिफरेंस है यह है डेल्टा थ्री। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो डेल्टा एसपी होगा ये सर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री के इक्वल है? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्या हुआ, ओह डी एक्स वाई लिख देगा, डी एक्स जेड आएगा बेटा, हाँ डी एक्स जेड लिख लो। कितने होनहार बच्चे मिले हैं मुझे बताओ, हैं, मतलब गड़बड़ पकड़ लेते हैं एकदम से, वेरी गुड सर। यहां पर डेल्टा वन, फिर डेल्टा टू और फिर डेल्टा थ्री, ये ध्यान में रखना है ना, ये ध्यान रखना है। मतलब यहां पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगा एनर्जी का गैप, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा है, तो इसकी एनर्जी सबसे लास्ट में बढ़ेगी, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यस। फिर उसके बाद ये डेल्टा टू है, फिर ये डेल्टा थ्री है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इन दोनों के बीच एनर्जी गैप सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा कम और सबसे कम, ये बताओ, है ना। चलिए ये हो गया, एक ऑर्बिटल ज्यादा बना दिया, अच्छा ये हुई ना बात, हाँ वो नीचे ये ऑर्बिटल बनाने की आदत पड़ गई ना, लो अब ठीक है, यस अब ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ यहां तक, किसी को कोई परेशानी है जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बताओ। यस बेटा, ये चीज समझ में आ गई ना सब लोगों को, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद मैं आपको एक रिलेशन बताने वाला हूं। क्या है रिलेशन, रिलेशन किस किस के बीच है सर, ये रिलेशनशिप है बिटवीन स्प्लिटिंग एनर्जीज, है ना, स्प्लिटिंग एनर्जीज के बीच रिलेशन हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, दो रिलेशन मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं कि जो डेल्टा टी होता है स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो होता है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। और जो डेल्टा एसपी होता है, डेल्टा एसपी होता है, वो होता है 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होती है सर, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, फिर उसके बाद आती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और फिर आता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। यह है सीक्वेंस स्प्लिटिंग एनर्जी का। अगर आपका मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी, स्क्वायर प्लेनर में, फिर किसमें होगी, ऑक्टाहेड्रल में, फिर किसमें होगी, टेट्राहेड्रल में, है ना। यहां पर लिख भी सकते हो आप लोग कि आपका जो लिगेंड है वो सेम है और जो मेटल है वो भी सेम है ना, सेम लिगेंड सेम मेटल, ऐसे लिख दूं क्या,
या फिर चलो इसको कंफ्यूजन हो ही ना आप लोगों को, इतना लिख दो, मतलब इतना अगर तुमसे कोई पूछेगा तो अपने आप ही ऐसा होगा। ठीक है, बताइए। क्लियर है सर? एक बात बताओ, ये जो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग है सबसे कम हो क्यों रही है, ऑक्टाहेड्रल से 4/9 टाइम्स क्यों है? देखो सुनो, इसका सीधा सा रीजन है कि अगर मैं ऑक्टाहेड्रल लिखूं ना, ऑक्टाहेड्रल, तो उसमें लिगेंड कितने होते हैं सर? ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड होते हैं 6। और सर जो टेट्राहेड्रल है उसमें लिगेंड कितने होते हैं सर? टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड होते हैं वो होते हैं कितने? 4। तो सर टेट्राहेड्रल में लिगेंड ही कम है ना सर? यहां लिगेंड ही कम है, यहां लिगेंड ज्यादा है, ज्यादा लिगेंड होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो सर पहली चीज तो लिगेंड कम है, और दूसरी चीज ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड आता है वो अलोंग द एक्सिस आता है। यस, ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड आता है वो अलोंग द एक्सिस आता है। सर टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड आता है वो अलोंग द एक्सिस नहीं आता है ना, वो अलोंग द एक्सिस नहीं आता। टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड आता है वो ऐसे मैं लिख सकता हूं कि अलोंग द एक्सिस नहीं आता सर, अलोंग द एक्सिस नहीं आता। इस केस में जो रिपल्शन है वो कम है, यहां अलोंग द एक्सिस में रिपल्शन ज्यादा है, क्योंकि यहां तो एकदम आमने सामने भिड़ जाते हैं। यहां लिगेंड और जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स, आमने सामने भिड़ जाते हैं। जब आमने सामने बढ़ेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा। टेट्राहेड्रल में कभी भी आमने सामने नहीं भिड़ते, ऑर्बिटल और लिगेंड आमने सामने नहीं भिड़ रहा, एक एंगल पे है। जब एंगल पे है तो ऑब्वियस है डिस्टेंस ज्यादा, रिपल्शन कम। जब रिपल्शन कम तो स्प्लिटिंग कम होगी। तो ये दो फैक्टर हैं जिसको कंसिडर करते हुए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है वो 4/9 टाइम्स होती है टेट्रा। यस, बात समझ में आई क्या मेरी? क्लियर हुआ क्या? तो ये जो लिगेंड वाला फैक्टर है ये 2/3 कंसिडर करना है, और ये जो रिपल्शन वाला फैक्टर है ये भी 2/3 कंसिडर करना है। तो टोटल देखो मल्टीप्लाई करोगे 4/9 बन जाएगा। यस, 4/9 बन जाएगा। बात समझ में आई ना, है ना? तो ये ऑर्डर है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एसपी में सबसे ज्यादा, ऑक्टाहेड्रल में, फिर उसके बाद आता है टेट्राहेड्रल में। बताओ जी। हाँ, स्क्वायर प्लेनर में 4 ही लिगेंड है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में रीजन क्या है? देखो सुनो, स्क्वायर प्लेनर में रीजन क्या है? स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग क्यों होती है? अब तुमने पूछ लिया तो तुम सब कुछ खुदवाओगे ही, है ना? बाल की खाल निकालोगे। आ जाओ देखो, dx स्क्वायर प्लेनर में क्या हो रहा है? 4 लिगेंड जो है ना, 4 लिगेंड एक ही ऑर्बिटल को मिलकर रिपेल कर रहे हैं। 4 लिगेंड एक ऑर्बिटल को रिपेल कर रहे हैं। कौन से को? dx²y², क्योंकि dx²y² के लो +x -x +y -y पे होते हैं। तो एक लिगेंड है बेचारा और 4, एक ऑर्बिटल है dx²y², और 4 लिगेंड उसके पीछे पड़ गए, बोले हमने तुझे रिपेल करना है। अब बताओ, बेचारा एक ऑर्बिटल 4 लिगेंड रिपेल करेंगे, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, और रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो dx²y² की एनर्जी सबसे ज्यादा पहुंच जाएगी, स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। अब तो समझ गए ना? यस, अरे बोलो, बताओ। और यहां पर क्या था सर? ऑक्टाहेड्रल में क्या था फिर? ऑक्टाहेड्रल में 2 लिगेंड को ऑर्बिटल, ये जो लिगेंड है ये 2 ऑर्बिटल को रिपेल कर रहे थे, है ना? लिगेंड जो है कितने ऑर्बिटल को रिपेल कर रहे थे? 2 ऑर्बिटल को, ठीक है ना? 2 ऑर्बिटल को रिपेल कर रहे थे। तो इस वजह से वहां पर रिपल्शन का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम था। यहां स्क्वायर प्लेनर में बेचारे एक ही ऑर्बिटल को 4 लिगेंड मिलकर रिपेल कर रहे हैं, तो इसमें जो एनर्जी होगी सबसे ज्यादा बढ़ेगी dx²y² की, ठीक है ना? तो ये रीजन है, मतलब ये एक्सप्लेनेशन है इसका। मैंने सोचा था बिना एक्सप्लेनेशन के चलो तुम मान लोगे, लेकिन नहीं मानोगे तो मतलब ठीक है, बता दिया, अब क्या करें, है ना? हाँ, अब तो विश्वास हो गया होगा कि ठीक है यार, ठीक है ना? ये चीज समझ में आ गई यहां तक। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सर एक बात बताओ, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, सर ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, 2 ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का जो गैप है, सर ये गैप किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना? ये जो गैप है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखो यार, मतलब मैं आपको अगर बताऊं ना, तो ये तो चलो ठीक है, ये सारा सब कुछ एक्सप्लेनेशन देने के लिए ठीक है पूरा, लेकिन मतलब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें ना, तो ये वाला ऑर्डर वगैरह आप ध्यान में रख लेते हो ना, इससे हमारा काम बन जाता है ना? और ये जो मतलब सीक्वेंस वगैरह याद रख लेते हो ना, इससे हमारा काम बन जाता है। लेकिन
ठीक है, कई बार बच्चे मानते नहीं, इसलिए हमें सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है ना, विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ भाई मतलब हम बता सकते हैं। आप सिर्फ ऑर्डर वगैरह ध्यान रखोगे, अल्टीमेटली आप ऑर्डर ही ध्यान रखोगे, ठीक है, समझ लिया आपने, है ना, तो वो ऑर्डर ही अल्टीमेटली आप लोग ध्यान रखोगे। यस, हाँ आओ आगे बढ़िए। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, और सबसे जो पहला फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल। ये तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट से ये है मेटल और ये है मेटल के ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए है ना, और ये है लिगेंड। लिगेंड इधर से आ रहा है, लिगेंड के पास भी जो ऑर्बिटल्स है उसमें क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर रखा हुआ है। तो ऑब्वियस है इस लिगेंड और मेटल के बीच ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जितनी कम होगी, ये डिस्टेंस जितनी कम होगी, ऑर्बिटल्स में रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा। यस, रिपल्शन जितना ज्यादा होगा, आप लोग बोलोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? बताइए, ठीक है दादा, क्या मैं ये चीज कह सकता हूं? ये बात सही है, कोई दिक्कत है इसमें? बेटा इसके पीवाईक्यूज करेंगे भी, थोड़ा रुको, है ना, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा टॉपिक, इसके पीवाईक्यूज भी करेंगे, थोड़ा रुको आप। क्लियर? ये पहला फैक्टर हो गया। और कौन सा फैक्टर है? वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल। सुनो, ये है मेटल और ये है लिगेंड। इस मेटल का जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, इस मेटल का जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, मैं ऐसे कह सकता हूं इसकी इस लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या बात सही है क्या भाई? जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी उतनी ज्यादा है। कैसे कह सकता हूं? प्रोटॉन जितने ज्यादा होते हैं जनरली न्यूक्लियस में, जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बिकॉज न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही ज्यादा है। यस, और अगर मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब लिगेंड मेटल के ज्यादा नजदीक आया है। जितना ज्यादा नजदीक आएगा, रिपल्शन उतना ज्यादा, स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा। खत्म कहानी। तो ये ध्यान रखो कि जो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? सोच लो, अगर मैं आपसे पूछूं 3D, 4D और 5D सीरीज, आपसे बोला गया है बताइए जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा? अगर तुम्हें याद है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अगर तुम्हें याद है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो तुम इसका रीजन बता दोगे, तुम ये ऑर्डर बता दोगे। जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा डी ब्लॉक में? डी ब्लॉक में 3D, 4D, 5D में, जल्दी से बताओ ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या ऑर्डर होगा? जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव का जो बेटा ऑर्डर होता है ना, देखते हैं कितने लोग सही बता रहे हैं। हाँ, अरे क्या बात है लड़कों, वेरी गुड, समझ गए। मतलब सर 5D केस में 4D और 3D, सर जेड इफेक्टिव का ऑर्डर ये होता है ना, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर ये होता है। बताइए। तो सर अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, है ना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एक दे रखा है NiCl4 2-, एक दे रखा है PdCl4 2-, एक दे रखा है PtCl4 2-, है ना, ये 3 कॉम्प्लेक्स दे दिए और आपसे पूछा है बताओ इनमें स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? यहां पर देखो ऑर्डर पूछा आपसे, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी आपसे पूछा है, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बता आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर जो निकल है ना वो 3D सीरीज का एलिमेंट है, सर जो हमारा पैलेडियम है ना सर ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, और सर जो प्लेटिनम है ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, चेक कर लो, +2 +2 +2, कह सकता हूं मैं ऐसा। और सर लिगेंड जो है वो भी सेम है। यस, तो अगर आपका सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो मेटल की, है ना, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है
और सर मेटल जो है उसका सेम ही लिगेंड है, तो हम लोग ये कह सकते हैं जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव इस केस में होता है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी इसी केस में ज्यादा होगी। बताओ क्या ये बात समझ में आई आपको? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, मान लो आपके सामने लिखा है मैंने क्रोमियम Mn FeCO Ni, और ये 2+ लिख दिया, मतलब कुछ भी हो, 2+ हो 3+ हो, इट डजेंट मैटर। मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव के पे क्या फर्क पड़ेगा? 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हमने पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल्स में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका जो जेड इफेक्टिव होता है वो बढ़ता है ना, कम से कम निकल तक तो बढ़ता है। यस, निकल तक तो बढ़ेगा ही। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पर भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ऐसा सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, जनरली डी में होता है, बाकी में भी हो सकता है, लेकिन 3D 4D 5D में तो होता ही है। यस, तो अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखना, मैं आपके सामने एक और ऑर्डर लिखने जा रहा हूं। मैंने आपसे पूछा एक बात बताओ बेटा, Fe H2O 6 2+, और एक लिख दिया कोबाल्ट H2O 6 2+, तो बताइए किसमें जेड आपके डेल्टा का ऑर्डर क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या होगा? बताइए ऑर्डर ऑफ डेल्टा क्या होगा? ये बेटा सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया ना तो हम लोग जब बाकी कहानी पढ़ेंगे वो आपको बड़े आराम से समझ में आएगी। बताओ हो गया क्या? डन। भाई देखो यहां पर क्या हुआ है सर, ये है देखो Fe2+, और सर ये है कोबाल्ट 2+, है ना, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो 2+, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो इस केस में जो स्प्लिटिंग होगी वो भी ज्यादा होगी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। मतलब ऐसे कुछ भी ऑर्डर लिख सकता है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। FeH2O 6, या मान लो 3+ होता है ना, या NH3 लिख दो, चलो FeNH3, है ना, 6 3+, और यहां लिख दिया मान लो CONH3 6 3+, है ना। तो इसमें बताओ जरा ऑर्डर ऑफ डेल्टा, यहां पर भी देखो Fe3+ है, और सर ये CO3+ है, तो ऑब्वियस है CO3+ जो होगा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो डेल्टा का ऑर्डर भी ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, डन, वेरी गुड। तो ये बेटा दूसरा फैक्टर था। सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने बात कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल, दूसरा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल, और तीसरा जो फैक्टर है वो हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑब्वियस ही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, इसकी लिगेंड को अपने पास बुलाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, है ना। बोलेगा आजा मेरे साथ बॉन्ड बना ले, और लिगेंड जितना अच्छा बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल्स है और जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स है इनके बीच रिपल्शन होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सीधा सीधा सा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? एग्जाम्पल भी लिख देता हूं देखो फटाफट से, आप बता दो। देखें एक मान लो लिखा है FeCN6 4-, एक लिख दिया FeCN6 3-, है ना। बताओ COH2O6 2+, COH2O6 3+, बताइए स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताइए, स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताइए। स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताइए। डन है?
यस डन। यहां सर देखो Fe जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहां सर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां रिपल्शन ज्यादा है ना सर। यहां देखो CO +2, यहां है CO +3, ये लो है ना, ऑर्डर ये बन गया, बहुत आसान है। ये तीसरा फैक्टर है, जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल मेटल का, आपका स्प्लिटिंग उतना ही ज्यादा होगा, डेल्टा का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। अगले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। यस, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात हम लोगों ने करी ली कि भाई ये है मेटल, लिगेंड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा है, लिगेंड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा, इसका मतलब लिगेंड की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। मेटल के फील्ड ऑर्बिटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो आप लोग बोलोगे स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो वापस से एक और फैक्टर आप लिख दोगे, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है ना, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है जी। ये एक और फैक्टर आ गया, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। एग्जांपल आपके सामने लिखा है, लेट से FeH2O6 3+ और दूसरा लिख दिया FeCN6 3-। बताइए स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताइए। यस, स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताइए। हम्म, हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। यहां देखो, यहां जो लिगेंड है वो है H2O। सर H2O जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड है। कोई कह रहा था सर लिगेंड अलग अलग होगा तो क्या होगा, यहां है सर Cn-। सर यहां जो Cn- है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो दोनों में ही जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है ना, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिगेंड अलग अलग है। उस केस में आप लोग बोलोगे जितना ज्यादा लिगेंड होगा डेल्टा का ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा ना, ऑर्डर ऑफ डेल्टा, ऑर्डर ऑफ डेल्टा। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है, डन। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट एक और फैक्टर आता है, उसका नाम है ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना। ये देखो, ये तो हमने लास्ट में बात करी थी। ज्योमेट्री मान लो एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर, एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी ज्योमेट्री है कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, और एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। तो ऑब्वियस ही बात है जो स्प्लिटिंग होगी उसका ऑर्डर ये होगा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, है ना, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, है ना, ये हमने डिस्कस कर ही लिया बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल और ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ये तो मैंने अभी रिलेशन भी बता दिया था आप लोगों को, है ना, ये तो हम लोगों ने रिलेशन भी पढ़ लिया था, ये तो हम लोगों ने रिलेशन भी देख लिया था। यस, ये तो हम लोगों ने रिलेशन भी देख लिया था। ठीक है, डन बेटा। एज सच कोई प्रायोरिटी नहीं है, मतलब ना ये आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, है ना, जो क्वेश्चन आएगा ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एज सच कोई प्रायोरिटी नहीं है। जनरली क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है कि जिसमें एक टेट्राहेड्रल दे दे, एक ऑक्टाहेड्रल दे दे। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरली 2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे दिए, है ना, 2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे दिए, उसमें लिगेंड अलग अलग कर दिया, है ना, लिगेंड अलग अलग कर दिया, या फिर मेटल अलग अलग कर दिया। मेटल अगर सेम है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग कर देगा, मेटल सेम है लेकिन उसके साथ लिगेंड अलग अलग कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई प्रायोरिटी ऑर्डर होता नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि सारी चीजें ये जो हमने लिखा ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। या मैं दिखने में मतलब लग रहा है कि ठीक है चार्ज बढ़ा दिया ऐसे हो जाएगा, इतना आसान है नहीं, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें अफेक्ट करते हैं। जब मैं आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखाऊंगा, जब मैं आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखाऊंगा तो वहां पर मैं आपको एक हिंट देने की कोशिश करूंगा, एक ऑर्डर देने की कोशिश करूंगा जिस ऑर्डर को मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो फॉलो करते हैं, है ना, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस फॉलो करते हैं। तो वो ऑर्डर जब मैं
नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी पढ़ेंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैसे डिसाइड होता है। तो वहां पर मैं आपको एक ऑर्डर दूंगा, उस ऑर्डर को तुम ध्यान रखोगे, वहां से फिर तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? तो वो ऑर्डर अभी मत ध्यान रखो, अभी छोड़ो, आगे बताऊंगा, है ना, नेक्स्ट या फिर उससे अगली क्लास में। ठीक है? ठीक है भाई? यस यस यस। हाँ, तो उसको अभी तुम छोड़ो, जितना तुम्हें लिखवाया है उतना तुम उसको अच्छे से करते जाओ, है ना, उसको तुम अच्छे से करते जाओ। चलिए फिर आज के लिए क्लास को बस खत्म करने का टाइम आ गया। मैंने जितना सोचा था, है ना, उतना मैं आज नहीं पढ़ा पाया हूं, फ्रेंकली स्पीकिंग, है ना, जितना मैंने सोचा उतना नहीं पढ़ा पाया। तो आपका होमवर्क क्या है, आपके पास डीपीपी शायद आपको मिलेगी आज, है ना, मुझे नहीं पता डीपीपी है कि नहीं है। ठीक है? फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है ना, जो आपने क्लास में पढ़ा है वो करना है। साथ साथ आप लोगों को जो क्लास में दिया है होमवर्क, है ना, जो क्लास में आपको पीवाईक्यूज दिए हैं, पीवाईक्यूज वो वाले क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। ठीक है? अच्छे से रिवीजन करके आना है। ठीक है ना? आप लोग चाहो तो मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मॉड्यूल में वीबीटी के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लें। ठीक है? मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग खुद से लगा सकते हैं। ठीक है? कोई ना, आज थोड़ा हमने कम पढ़ा है क्योंकि आज वाला जो टॉपिक था वो ऐसा ही था, समझाना ज्यादा था, लिखना कम था, तो थोड़ा कम हो पाया, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अगली क्लास में इसको अच्छे से कर लें, है ना, और थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्लास आसानी से समझ आएगी अब, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा आपने अच्छे से समझ लिया ना, कहां पर लिगेंड कैसे आ रहा है, स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास आसान हो जाएगी। अब मुझे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये जो टॉपिक है ये कब खत्म होगा। देखो, इस चैप्टर के जो डेडिकेटेड मुझे लेक्चर्स हैं वो हैं 17, है ना, इस चैप्टर के डेडिकेटेड लेक्चर्स कितने दिए गए, 17 लेक्चर्स दिए गए। ठीक है ना? तो मैं कोशिश करूंगा इन 17 लेक्चर में आराम से इसको खत्म कर दूं। 9 लेक्चर हो गए, है ना, 8 लेक्चर में ये टॉपिक्स खत्म हो ही जाना है, क्योंकि सीएफटी के बाद मुझे मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग पढ़ानी है, जो एक लेक्चर लेगा, और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म है, फिर चैप्टर खत्म है। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 17 लेक्चर्स इसके डेडिकेटेड दिए गए हैं, उन 17 में मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है? वैसे भी आप लोगों को बताइए, ज्यादा मैं सिलेबस बगाने में विश्वास नहीं रखता, ना ही एक्स्ट्रा क्लासेस लेने में मेरा विश्वास होता है, क्योंकि आपको पढ़ने का टाइम भी सफिशिएंट मिलना चाहिए, है ना? ठीक है? चलो जी, फिर ठीक है, क्लास को खत्म करें। हाँ, 17 बेटा चैप्टर, तुम इसका इंपॉर्टेंस तुम अभी समझ नहीं रहे हो इस चैप्टर का, है ना, तुम इस चैप्टर को हल्के में ले रहे हो अभी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये चैप्टर है कितनी बड़ी चीज, ये बहुत तोप चीज है। ये जो चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत शानदार चीज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एडवांस में पक्का क्वेश्चन देगा आपको, और गारंटी है तुम नोट्स पढ़ के जाओ, अच्छे से पक्का करके आओगे उस क्वेश्चन को, एडवांस वाले को, ये भी मेरी गारंटी है ना, लेकिन नोट्स पढ़ के जाओगे तब अच्छे से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे तब अच्छे से, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, दिख ही रहा है तुम्हें, और इसमें ना इतना डेलिकेटली पढ़ाना पड़ता है कि कहीं साला कुछ मिस ना हो जाए। आज देखो, स्प्लिटिंग की हम लोगों ने बात करी, 3D में समझाना है, उसको अगर मैं भगाने की कोशिश करूंगा ना, तो आप लोग बोलोगे सर नहीं समझ आया, है ना, फिर आप रटने की कोशिश करोगे, फिर रटने में बहुत सारी चीजें हैं याद करने को, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो फिर क्लास को खत्म करते हैं, आज इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप सब लोगों से, तब तक के लिए 2 लाइन अगली क्लास में, हाँ 2 लाइन अगली क्लास में। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप सब लोगों से, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और ज्यादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।